बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 27 जून और जुमेरात का दिन है। दो बड़े अहम फैसले हुए हैं आज, और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि काजी फाइज़ साहब को भी अपनी कुछ गलतियां जो हैं कि वो इदराक हुआ है, और कुछ गलतियां उन्होंने तस्लीम भी की हैं, और अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर बड़े अहम फैसले होने हैं। दो बड़े अहम फैसले जो हुए हैं आज, एक तो डेफिनेटली 27 जून सबकी नज़रें इद्दत में निकाह के केस के ऊपर लगी हुई थी। इमरान खान के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से ये केस था, जो ख़ाबर मानिका की शिकायत पे नवंबर 2023 में ये दरख्वास्त दायर की गई थी, और फिर 3 फरवरी को ये इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इससे पहले एक नामालूम शख्स मोहम्मद हनीफ ने ये दरख्वास्त दायर की थी, और इसी इस्लामाबाद के सिविल कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर अचानक ख़ावर मलिका साहब जो है कि वो गिरफ़्तार होते हैं, और फिर कुछ अरसा जो है कि वो ज़ेर हिरासत रहते हैं, और फिर जब रिहा होते हैं तो मोहम्मद हनीफ साहब अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली मोहम्मद हनीफ की दरख्वास्त का मतन वही मतन है जो ख़ावर मलिका साहब ने अडॉप्ट किया बाद में, और फिर जो मोहम्मद हनीफ साहब के गवाह थे वही ख़ावर मलिका साहब के गवाह थे, जो मोहम्मद हनीफ के वकील थे वही ख़ावर मलिका के वकील थे। और फिर ये जो मामला जिस अंदाज के अंदर निपटाया गया एन इलेक्शन से पहले, ये सारी की सारी चीज़ें भी ऑन रिकॉर्ड पे मौजूद थी। और ये जो आज फैसला हुआ, बेशतर लोग जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं और जो पाकिस्तान की सियासत किस अंदाज में होती है उस अंदाज से वाकफियत रखते हैं, इदराक रखते हैं, उनका ख्याल यही था कि ये सज़ा मुअत्तल नहीं होगी, और जज साहब ये प्ली ले सकते हैं कि क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है कि इसकी जो मरकज़ी अपील है उसको 12 जुलाई से पहले पहले उसके ऊपर फैसला देना है, और 8 जुलाई के करीब तवक्को की जा रही है कि फैसला आ जाएगा। तो इसलिए सज़ा मुअत्तली की बजाय जो है कि मरकज़ी अपील पर जो है कि वही फैसला किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ, फैसला ऐसा ही आया। इसमें जो आज़ाद और जो गैर जानिबदार जो मुबस्सरीन हैं या वकला हैं या साबिक जज साहिबान हैं आला अदलिया के, उनकी आरा के मुताबिक जो है कि ये फ़ैसला जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ दिखाई देता है, कि ये फ़ैसला जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले मौजूद हैं, जो शरीयत एपलेट कोर्ट के और शरीयत कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं, फिर इसी तरह से तमाम जो चारों बड़े फ़िक़ा हैं उनके उलमा इकराम के फतवे मौजूद हैं, फिर इसी तरह से हज़रत उमर के दौर के फ़ैसले और हज़रत अली के फ़ैसले जो हैं वो सब मौजूद हैं। और उन तमाम की रोशनी में, क्योंकि इद्दत के मामले के अंदर ख़वातून की जो प्राइवेसी है उसका एहतराम किया गया, और ख़वातीन के बयान को ही मुस्तनद तस्वर किया जाता है, तो फिर इसलिए ये केस बनता नहीं है। और इसके ऊपर तमाम जो तहज़ीब याफ्ता लोग हैं, जो कानून आइन से वाक़फ़ियत रखते हैं, जो अक़दार की रवायात की अमीन समझे जाते हैं या उनको समझने वाले लोग हैं, उनके तमाम के तमाम के जब ये केस किया गया था उस वक़्त भी उन्होंने इस पर शर्मिंदगी का इज़हार किया था। और लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के रियासत के अंदर बाज़ रियासती इदारे या बाज़ रियासती अफराद जो हैं कि वो अपनी अना में या अपनी अना की तस्कीन में इतने निचली सतह के ऊपर चले जाते हैं कि फिर वो तमाम की तमाम हदें, खा वो शरई हों, चाहे वो इखलाकी हों, खा वो कानूनी हों या आइनी हो, उनको फलांग देते हैं। और इसमें भी जस्टिस शाइक उस्मानी जैसे जो हैं कि रिटायर्ड जज जो हैं कि उनका भी ख्याल है कि ये फ़ैसला जो है कि वही मुनासिब नहीं दिखाई देता, और इसके अंदर सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए थी, और बल्कि इसके ऊपर तो मेरिट के ऊपर भी दलाइल दिए जा चुके थे, और इसके ऊपर ये सज़ा ही ख़त्म होनी चाहिए थी। लेकिन इस पे जो है कि चंद दिन मज़ीद इमरान खान को जेल में रहना पड़ेगा। अब ये मामला जो है कि कौन जेल में रखना चाहता है, रिसेंटली आपने राना सनाउल्लाह का बयान भी देख लिया, और फिर हुकूमत के अंदर या रियासत के अंदर कौन से ऐसे अनासर हैं जो मुसलसल इमरान खान को 9 मई 2023 को जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से जिन्होंने गिरफ्तार किया, तोड़ फोड़ की, हमला किया, CCTV फुटेज उठा के ले गए हाई कोर्ट की भी, जिनके खिलाफ आज तक मुकदमा नहीं हुआ। तो ये सारा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगी कि अभी भी जो, चाहे वो सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हों, चाहे वो रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हों, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज मुअज़्ज़ज़ जिन्होंने ख़त लिखा था, और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और फिर इसी तरह से हाई कोर्ट में आज शाहिद करीम जस्टिस जो हैं जिन्होंने हेयरिंग की सरगोदा के जज को, जो ISI या जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रवैये का सामना करना पड़ा, उस सारे मामलात को देखते हुए बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस फैसले के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ दबाव का एलिमेंट ज़रूर नज़र आता है। अब रहा मामला जो है कि दूसरा बड़ा अहम फैसला जो है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने किया। जैसे मैंने कहा कि सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के हवाले से जो मामला था, उस पर उन्होंने ये हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि
अगर जो है कि अब आईएसआई को कार्रवाई करेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आईएसआई या इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को ये जवाबदेह होते हैं। तो अगर ये गलत काम करते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर को इसकी लेनी चाहिए, और आइंदा अगर कोई कार्रवाई हुई तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को नोटिस किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। तो अब ये मामला जो है यहाँ तक पहुँच चुका, क्योंकि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से कोई कार्रवाई होती है जब अदालतों के अंदर, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स वहाँ पे पेश नहीं होते, उनके कौंसल पेश होते हैं या उनकी मुतल्लिका वजारत के लोग पेश होते हैं। और अब मामला क्योंकि इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ना तो कोई मुनासिब जवाब आता है, ना ही कोई मुनासिब कार्रवाई होती है, तो इसलिए फिर अब बराह रास्त जिस वजारत या जिस मनसब के बराह रास्त अंडर आते हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई। और अब इसकी नेक्स्ट हेयरिंग है वो भी उसके अंदर ये कहा गया है कि इन तमाम मामला को देखा जाएगा, और तमाम जजेस साहिबान को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो अपने पास ऐसे मोबाइल हैंडसेट रखें जिनके पास ये ऐसी मोबाइल ऐप्स हों कि जो इस किस्म की धमकी में कॉल्स आती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, ताकि उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा एक और बड़ा अहम फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही, ये मैं इसलिए आपको फैसले बता रहा हूँ कि ये वो तब्दीली है जिसके आसार सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है कि वो अपनी गलती मानने के ऊपर जो है कि वो अभी माइल दिखाई देते हैं, और फिर जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो किस तरफ जा रहा है, ये सारे की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई 15 साल पहले 2009 में खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स जो है कि हारून मोहम्मद लापता हुए थे, और उस केस की समाअत हुई थी, और उसके अंदर जो हुक्म दिया गया था उस हुक्म की तामील करते हुए केपी पुलिस ने कमांडेंट महसूद अकाउंट्स, जो ये कमांडेंट पहले रह चुके हैं, उस वक्त ये कमांडेंट थे, इनके ऊपर इल्ज़ाम था उन कर्नल मुजाहिद हुसैन, उनके खिलाफ जमरूद पुलिस स्टेशन के अंदर जो है कि 2009 का केस जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो है कि जो जिस शख्स को लापता किया गया था उसकी फैमिली को जो 30 लाख रुपया मुआवजा देने का हुक्म था, उसमें वफाकी हुकूमत ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा। ये रिटर्न रिपोर्ट पेश की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माजी में नहीं होती थी, या तसव्वुर नहीं होता था कि अच्छा ये इदारे या ये अफराद जो है जवाबदेह होंगे या अकाउंटेबल होंगे या नहीं होंगे, वो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो अभी हो रहा है। इसी तरह से रावलपिंडी बड़ा अहम शहर, बड़ा ताकतवर शहर जो है, इसमें हमने पहले आपको कहा था कि यहाँ पे 3 नेशनल असम्बली और 3 सूबाई असम्बली के हल्के जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, वो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुकर्रर किए थे, और जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एतराज़ था, उसकी दरख्वास्त जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ज़ेर इल्तवा भी है। उसी जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं, उन्होंने रावलपिंडी शहर के 3 मजीद नेशनल असम्बली के हल्के, उनके फॉर्म 45, 47 जो है वो खोल दिए हैं, और PP4, PP9, PP17 तीनों रावलपिंडी की जो है कि ये सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हैं। इनमें NA51 लतासब सत्ती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनकी दरख्वास्त के ऊपर NA55 राजा बिशारत, और ये रावलपिंडी कैंट का है जहाँ पे GSU भी इसी हल्के के अंदर आता है, और NA56 ये रावलपिंडी सिटी है, शहरियार रियाज जो है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, इनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है कि ये नोटिस किए गए हैं। और इसमें 4 जुलाई की समाअत मुकर्रर की गई है। और ये पिंडी के हल्के खुलने का मतलब जो है कि यहाँ पे अगर जब हकीकी रिजल्ट्स आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था। और कमिश्नर रावलपिंडी का वो लियाकत चड्ढा का बयान याद रखें, जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने आप को कानून के हवाले किया था। हमने पूरे पिंडी डिवीजन के अंदर तमाम नेशनल असम्बली, तमाम सूबाई असम्बली के नशिस्तों के नताइज जो है वो बदले हैं, और यहाँ पे जो जीते हुए थे उसको हरवा दिया हमने। और उस पर उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर के ऊपर जो है कि इल्ज़ाम लगाया था। तो ये सारी चीज़ें, अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ के, वहाँ पे तब्दीली यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन जो है कि लिए हैं। आज 1.5 घंटा तकरीबन जो है कि 1.5 घंटा समाअत हुई, और उसके बाद अचानक समाअत मुलतवी कर दी गई, और ये समाअत अब चली गई है पीर वाले दिन के लिए। अब इसके अंदर क्यों ये अचानक, क्योंकि कल तक तो चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे कि हमें रात खाना भी खाना पड़ा, हम खाएंगे और फैसला सुनाएंगे, अब इसके अंदर ताखीर क्यों हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हल्के हैं, और इस वक्त जो हेयरिंग भी हुई है, और जो कानून को समझने वाले हैं, जो मिजाज को समझने वाले हैं, दलाइल को देखने वाले हैं, उनका ये कहना है कि काजी फायद साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इवन इस बेंच के अंदर जो है उनके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है, और इसमें जो उनके अपने करीबी जज समझे जाते थे या उनके अपने हमख्याल जज समझे जाते थे, वो भी शायद इस सारे मामले के अंदर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जिस अंदाज के अंदर इलेक्शन कमीशन के दलाइल सामने आए, हकाइक सामने आए, जो कागजात सामने आए, और अभी भी जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं
جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو کاغذات نامزدگی اور جو بنیادی ریکارڈ تھا وہ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا، بالکل ایگزیکٹلی ویسے جیسے فارم 45 جو ہے الیکشن ٹریبونل میں پیش نہیں کیا جاتا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو کاغذات نامزدگی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے وہ نہیں پیش کیے جا رہے، ان میں سے سلیکٹ کر کے کچھ مخصوص کر کے جس کے اندر جو ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے موقف کو تقویت دینے کے لیے جو بات کرتے ہیں، اور آج ججز نے بھی بارہا جسٹس منصور، جسٹس عائشہ، جسٹس یحییٰ، جسٹس منیب، جسٹس جمال مندوخیل، انہوں نے جسٹس شاہد، ان سب نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے، ایون جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے بھی، کہ آپ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آپ نے ڈاکومنٹس نہیں رکھے، ریکارڈ نہیں رکھا، متعدد بار آپ سے مانگ چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ نہیں دیا، تو ہر بار کہتے ہیں جی آج دے دیں گے، آج دے دیں گے، آج دے دیں گے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ وہی ہے کہ جو جیسے فارم 40 تھا ایسے ہی ان کے اندر بھی تمام بنیادی جو لوازمات ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ افیلیشن کے اور ٹکٹ لینے کے لیے وہ سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کیونکہ بلے کے نشان کا جو فیصلہ تھا اس کی اپنی منمانی تشریح کی، اس کے بعد سپریم کورٹ بھی خاموش رہی، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب بھی خاموش رہے، پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشنز آئیں ان کو بھی نہیں لگایا گیا، پھر 8 فروری کے متعلق جو دھاندلی کی اپلیکیشن تھی اس کی تحقیقات کے لیے اس کو بھی آج تک سماعت کے لیے نہیں مقرر کیا گیا۔ یہ کوشش تھی کہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے کہ مینیج کر کے 2/3 حکومت کو دے دی جائے اور کانسٹیٹیوشنل پیکج لے جایا جائے، اس کے اندر جو بہت ساری ججز اور کچھ اور لوگوں کو ایکسٹینشن دینے کے معاملات تھے، لیکن اب جو ہے کہ وہ شاید اندازہ ہو رہا ہے چیف جسٹس اور کہ ان کو اور حکومتی حلقوں کو بھی شاید نمبر ان کا پورا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ڈیلینگ ٹیکٹس کیے جا رہے ہیں اور اس کو مزید آگے طویل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف فریق بن چکی ہے، انہوں نے اپنی پٹیشن فائل کر دی، اس کے اندر جو ان کے کینڈیڈیٹ جو ابھی جنہوں نے مخصوص نشستوں کو کلیم کیا ہے کہ 91 کینڈیڈیٹ بیک تھے جو کامیاب ہوئے تھے نیشنل اسمبلی میں، 86 جو ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں کا شامل ہوئے، 5-6 جو ہیں کہ وہ جیسے عمر ایوب، بیرسٹر گور ہیں، یہ لوگ جو ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ خود پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، یہ انہوں نے اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے، 107 پنجاب اسمبلی، 91 کے پی اور 9 جو ہے سندھ اسمبلی کے، یہ ساری چیزیں اور اس میں جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن ہے اس کے اندر آخری پیراگراف کے اندر جو ہے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں انہوں نے اپنی تمام جو سیکوینس تھا وہ تمام بیان کیا کہ اس وقت کیا حالات تھے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بار بار جو ہے کہ وہ آخری وقت تک جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تھے، بلے کا نشان کے لیے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ اس دن رات کو 11 بجے فیصلہ ہوا تھا، 4 بجے لاسٹ ٹائم رکھا گیا تھا نامینیشن پیپرز اور وہ ٹکٹ کے لیے سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا، تو اس لیے پی ٹی آئی نظریاتی کا پھر 4 بجے کے قریب کیا گیا، لیکن 4 بجے جب سارا الیکشن کمیشن نے جس انداز کے اندر یک طرفہ ایک آرڈر بھی جاری کیا وداؤٹ ہیئرنگ کہ جی کسی اور کا آپ نشان جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، تمام معروض کو کہا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جس انداز کے اندر پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ سارے معروضات سامنے رکھی گئیں، اور پھر رات 11 بجے جو فیصلہ ہوا اور اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی والوں کو جو نشانات دے دیے گئے تھے، الاٹ کیے گئے تھے، وہی بینگن تھالی اور اس قسم کی چیزیں ساری وہ ساری اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی اس کے اندر کہا گیا کہ تمام معزز جج صاحبان کے نوٹس میں یہ لایا گیا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں حکومت اس وقت جو آلریڈی کانسٹیٹیوشنل ایک پیکج تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے جس کے خد و خال اناؤنس بھی کیے جا چکے ہیں، اور جس میں پورے کے پورے سٹرکچرز کو کانسٹیٹیوشنل، لیگل، جوڈیشل اور بہت سے سٹرکچر کو چینج کیا جا سکتا ہے جس سے جمہوریت کے فیوچر کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں، اور آج ہیئرنگ کے اندر سلمان اکرم راجہ نے اختتامی لمحات کے اندر جو ہے کہ نوٹس بھی لے کر آئے کہ ہماری سی ایم اے نمبر سو اینڈ سو جو ہے کوئی فائل کر دی گئی ہے اس کو بھی حصہ بنایا جائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ منڈے کو ایک تو جواب الجواب ہوگا، دوسرا جو ہے کہ اٹارنی جنرل بھی اپنی کوئی بات کریں گے، معروضات کریں گے، اور الیکشن کمیشن ریکارڈ لے کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک جو چارٹ بھی پیش کیا گیا اس میں بھی جتنے سوالات کیے گئے کینڈیڈیٹ سے متعلق اور الیکشن سے متعلق اور اس سے کہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا، کہ کیسے اخذ کر لیا کہ آزاد ہیں، کیا الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ کیا، میٹنگ کی، منٹس، آرڈر کچھ موجود ہے، تو ڈی جی لا جو ہے ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا میں ریکارڈ چیک کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا ڈیسیجن اور ان کو معلوم نہ ہو، کیونکہ ریکارڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ابھی جو پہلے کہا جا رہا تھا 9-5 یا 8-5 یا 9-4 ہے، تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریشو چینج بھی ہو سکتا ہے، زیادہ لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کہ زیادتی کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پیر کو کیا سماعت ہوتی ہے، باقی معاملات ایسے کیسے آگے بڑھتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔